कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैं कीर्ति को जितना चुप करने की कोशिश कर रहा था, उसकी सिसकियां उतनी ही तेज होती जा रही थी। जब मेरी किसी बात का असर उस पर नहीं पड़ा और मैं उसे चुप करते करते थक गया, तो उसे चुप कराने की कोशिश में मुझसे वो हो गया जो शायद हम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। मैंने कीर्ति से कहा, तू चुप होती है या नहीं, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। वो सिसकती ही जा रही थी। मैंने उसे डराने के लिए कहा, तुझे रोना ही है तो घर चल कर रोती रहना। मगर मेरी बात का उस पर उल्टा असर पड़ा। वो उठने को हुई तो मैंने उसे छोड़ दिया और फिर हम दोनों बाइक की तरफ बढ़ने लगे। मैं बाइक पर बैठ गया, लेकिन कीर्ति बाइक पर ना बैठकर सीधे ही आगे बढ़ गई। उसे ऐसा करते देख मैं तुरंत बाइक से उतरा और उसके पास पहुंचा। मैंने कहा, कहाँ जा रही है? चलकर बाइक पर बैठना। कीर्ति कुछ नहीं बोली और सिसकी भरते हुए पैदल ही आगे बढ़ती रही। मैं जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे वापस वहीं लेकर आ गया जहां हम बैठे थे। मैंने उसे पकड़कर उधर ही बैठा दिया और मैं उसका हाथ पकड़े पकड़े ही उसके पास बैठ गया। लेकिन कीर्ति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं उसे समझाए जा रहा था, पर मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। आखिर में जब वो किसी तरह से नहीं मानी तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचा। अब कीर्ति पूरी तरह मेरी बाहों में थी और उसका चेहरा मेरी तरफ था। उसका चेहरा बहुत भोला लग रहा था और मुझे उस पर प्यार आ रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरी पकड़ मजबूत थी। इससे पहले कि वो अपने आप को मुझसे छुड़ा पाती, ना जाने मुझे क्या हो गया, मैंने अपने होठों को उसके होंठों पर रख दिया। मेरे ऐसा करने से पहले कीर्ति चौंक गई। उसने अपने आप को मुझसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। मेरे ऐसा करने से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उस पर एक अजब सी मधोशी छा गई थी। हम दोनों करीब 3 मिनट तक एक दूसरे का साथ देते रहे। कीर्ति के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। मैं उसका मधोशी से भरा मासूम सा चेहरा देखता रहा, जिसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो कभी मेरे बालों में हाथ फेरती तो कभी मेरी गर्दन पर हाथ फेरती। मुझ पर भी एक अजब सा नशा छा गया था। जहां मेरे अंदर उत्तेजना बढ़ रही थी, तो वहीं कीर्ति भी अपने आप पर अपना काबू खोती जा रही थी। मैं अब किसी भी हद से गुजरने को तैयार था। मैं ये पूरी तरह से भूल चुका था कि मैं किसके साथ क्या कर रहा था। मुझे तो कीर्ति पर बहुत प्यार आ रहा था और मैं अपना सारा प्यार उस पर लूटा देना चाहता था। मेरे हाथ के स्पर्श से कीर्ति उत्तेजना से भरती जा रही थी और उसका कोमल स्पर्श पाकर मैं भी अपना आपा खो चुका था। हमारी सांसें बहुत तेज हो गई थी और हमारी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब हमारी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो हमने किस करना बंद कर दिया। हम दोनों ने खामोशी से बिना कुछ कहे ये सब बंद करने की सहमति एक दूसरे को दे दी थी। अब हम दोनों अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा, ये बता, तुझे मेरा ये किस करना बुरा तो नहीं लगा? कीर्ति बोली, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं बोला, वो तो ठीक है, पर तुझे ये नहीं लग रहा कि हम दोनों ने जो भी किया है वो गलत किया है? कीर्ति बोली, मुझे तो नहीं लग रहा कि हमने जो किया वो गलत है, लेकिन यदि तुझे ऐसा लग रहा है तो हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। मैं बोला, देख, जो कुछ भी हुआ अचानक में हो गया। ये हम दोनों के बीच होना ठीक नहीं है। हम इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं, इसी में हम दोनों की भलाई है। कीर्ति बोली, बात तेरी सही है, पर मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं बोला, तुझे बुराई क्यों नजर नहीं आ रही? कुछ भी हो, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। क्या तो कमल के साथ ऐसा कर सकती है? मेरी बात कीर्ति को अच्छी नहीं लगी और उसका चेहरा उतर गया। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, देख कमल का नाम मैंने तुझे सिर्फ बात को समझाने के लिए लिया था, मेरी बात का बुरा मत मान। कीर्ति बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़के के साथ मेरा नाम जोड़ते हुए? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ जो हर किसी के साथ ये सब करती फिरूं? मैं बोला,
तू मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। मैं कुछ और कहना चाहता था और तू कुछ और मतलब निकल रही है। कीर्ति बोली, मैं तेरी बात को अच्छी तरह समझ रही हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तू यही कहना चाहता है ना कि तू मेरा भाई है, इसलिए ये सब मैं तेरे साथ नहीं कर सकती। मैं बोला, हाँ मेरे कहने का यही मतलब है। कीर्ति बोली, यदि तुझे ऐसा करने से ऐतराज है तो फिर तूने क्यों किया। कीर्ति की बात सुनकर मेरा सिर झुक गया और मुझसे उसकी बात का जवाब देते नहीं बना। मैं बोला, मुझसे गलती हो गई। कीर्ति बोली, गलती तुझसे हुई है क्योंकि तू मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैं चाहती तो तुझे ऐसा करने से रोक सकती थी, मगर मैंने नहीं रोका क्योंकि मैं तुझे प्यार करती हूँ और मेरी नजर में हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ। मैं बोला, तू जानती भी है तू ये क्या कह रही है। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, लोग थूकेंगे तुझ पर और मुझ पर। कीर्ति बोली, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। लोग मुझ पर थूकते हैं तो थूके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया के डर से मैं अपना प्यार नहीं खो सकती। कीर्ति की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में उससे कहा, कैसा प्यार? कौन से प्यार की बात कर रही है तू? मैं तुझे कोई प्यार व्यार नहीं करता। अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप घर चल। मेरी बात सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो रुआंसी होकर बोली, मुझे नहीं जाना घर। तुझे जाना है तो तू जा, मेरी चिंता मत कर। मैं बोला, तेरे जैसी बददिमाग लड़की की मुझे चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। तू मेरे साथ आई है तो मेरे साथ चल, उसके बाद तू क्या करती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कीर्ति की आंखों में आंसू तो थे ही, अब उसे गुस्सा भी आ गया था। वो गुस्से और रोने के मिले हुए स्वर में बोली, कौन जानता है कि मैं तेरे साथ आई हूँ। तू आराम से घर जा, कोई तुझसे नहीं पूछेगा कि कीर्ति कहाँ है। मैं बोला, तू क्या साबित करना चाहती है? यही कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है और मैं तुझे यहाँ ऐसे ही छोड़ कर जा सकता हूँ। कीर्ति बोली, मैं कुछ साबित करना नहीं चाहती, प्लीज भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कीर्ति बस रोए जा रही थी। बात कोई भी हो पर उसका रोना मुझसे देख नहीं जा रहा था। मैंने अपना गुस्सा शांत किया और उसे समझाने लगा। मैं बोला, देख जो कुछ भी होना था वो हो चुका। तू मुझे प्यार करती है तो मैं भी तुझसे कोई कम प्यार नहीं करता, लेकिन हमारा रिश्ता क्या है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मैं आज यदि तेरी बात को मान भी लेता हूँ तो तू खुद सोच, कल इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा। हम चाहे भी तो एक दूसरे के साथ जिंदगी भर नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद मौसा मौसी किसी अच्छे लड़के को देखकर तेरी शादी कर ही देंगे, फिर मेरा क्या होगा? मुझे भी तो किसी ना किसी से शादी करनी ही पड़ेगी। फिर हम ऐसा कोई रिश्ता बनाए ही क्यों जो आगे जाकर टूटना ही है। ये बात मैंने कीर्ति को समझाने के लिए कही थी, मगर उसके ऊपर इसका उल्टा ही असर पड़ा। उसे इस बात में अपने लिए आशा की एक किरण नजर आई। कीर्ति बोली, तू हाँ तो कर, मैं मरते दम तक इस रिश्ते को निभाऊंगी। तुझे किसी से शादी करना हो तो तू कर लेना, मैं तुझे शादी करने से नहीं रोकूंगी, पर मैं तेरे सिवा किसी को अपना नहीं बना सकती। मुझे तुझसे सिर्फ तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कीर्ति की बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। मैं नहीं जानता था कि मेरा कुछ देर के लिए बहक जाना मुझ पर इतना भारी पड़ेगा। मेरी एक गलत हरकत ने कीर्ति के अंदर ना जाने कब से दबी हुई भावनाओं की चिंगारी को ज्वालामुखी का रूप दे दिया था। प्यार तो मैं भी कीर्ति को बहुत करता था, मगर उस नजर से नहीं जिस नजर से वो मुझे प्यार कर रही थी। कीर्ति की समझदारी का लोहा मेरे साथ साथ सभी लोग मानते थे, लेकिन आज उसकी इस नासमझी को देखकर मैं अपनी सोचने समझने की ताकत खो चुका था। मेरे अंदर ना तो उसकी बात मानने की ताकत थी और ना ही मेरे अंदर उसकी बात को काट कर उसका दिल दुखाने की ताकत थी। मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। कीर्ति मेरी बाएं लेफ्ट तरफ बैठी थी। उसने मुझे यूं सोच में खोया देख ना जाने क्या समझा कि अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी, वो कुछ खोई खोई सी लगी। उसे इस तरह देखकर मैं अनमने मन से बोला, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं तुझे प्यार करता हूँ, मगर उस नजर से नहीं जिस नजर से तू मुझे प्यार करती है। मेरा इतना कहना ही था कि कीर्ति भड़क कर उठी और घर चलने की जिद करने लगी। मैं भी कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप उठा और अपनी बाइक उठाने लगा। मेरे बाइक चालू करते ही वो बाइक पर बैठी और फिर हम घर के लिए निकल पड़े। बाइक पर कीर्ति मुझसे बहुत दूर हटके बैठी थी और कुछ नहीं बोल रही थी, बस आंसू बहाए जा रही थी। मैं बोला, देख मेरी परेशानी समझ। जो तू बोल रही है वो गलत है। हम दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। तू मेरी बात को समझती क्यों नहीं? कीर्ति बोली, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं बोला, तू ऐसे रोते रहेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज रोना बंद कर दे। कीर्ति बोली, मैं जीऊं या मरूं, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस दुनिया में प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। मैं बोला, ऐसा क्यों कहती है? तू नहीं जानती मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? कीर्ति बोली, मुझे नहीं चाहिए तेरा प्यार, अपना प्यार अपने पास ही रख। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो ना तो कुछ बोली और ना ही अपना रोना बंद किया। कुछ देर मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए बाइक चलाते चलाते ब्रेक लगाना शुरू किया, ताकि वो मुझसे टकराए और मुझे पकड़कर बैठ जाए। मगर उस पर इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ा, वो मुझसे दूर ही बैठी रही। बस झटकों से बचने के लिए उसने एक हाथ मेरी पीठ पर लगा दिया, ताकि ब्रेक लगने पर वो मुझसे ना टकराए। बस ऐसे ही चलते चलते हम कुछ ही देर में पार्किंग स्टैंड पहुंच गए। वहां से मैंने कीर्ति की स्कूटी निकाली और फिर वो बिना कुछ बोले ही अपनी आंखों में आंसू भरे चली गई। उसके इस तरह बिना कुछ कहे रोते हुए जाने से मुझे उदासी ने घेर लिया। मुझे रोना आ रहा था पर मैं रो नहीं पा रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ छिन गया हो। कुछ देर मैं वहीं बुत बना खड़ा रहा और फिर उदास मन से घर आ गया। मैं घर आया तो छोटी माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मुझे यूं उदास देखकर उन्होंने पूछा, तेरा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ सा है, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैं बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर में दर्द है। ये कहते हुए मैं सोफे पर ही उनकी गोद में सिर रख कर लेट गया। उस समय मेरे सिर में दर्द तो नहीं था, मगर कीर्ति के बारे में सोच सोच कर सच में मेरा सिर फटा जा रहा था। छोटी माँ मेरा सिर दबाने लगी, लेकिन आज ना तो मुझे उनकी गोद में सिर रखने से सुकून मिल रहा था और ना ही उनके सिर दबाने से कुछ आराम मिल रहा था। जब मुझे लगा कि कहीं मैं रोने ना लगूं तो मैं छोटी माँ की गोद से उठ गया। मैंने कहा, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रहा हूँ। उन्होंने खाना के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया, मगर आज मेरा कमरा ही मुझे काटने को दौड़ने लगा। मेरे कमरे की हर चीज में मुझे कीर्ति ही नजर आ रही थी, मुझे उधर भी चैन नहीं मिल रहा था। मैं उठकर अम्मी निमी के कमरे में चला गया, दोनों कुछ खेल रही थी। मैंने कहा, मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ, तुम लोग मेरे कमरे में जाकर खेलो। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उठकर मेरे कमरे में चली गई। उनके कमरे में आकर लेटने के बाद मुझे ना जाने कब नींद आ गई। मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। मैं शाम को 7 बजे तक सोता रहा। शाम को जब मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ राहत महसूस हुई, मगर कीर्ति की याद मुझे अभी भी घेरे रही। रात को मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। अब मैं अपने ही कमरे में लेटा 11 बजने और कीर्ति के फोन आने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। फिर रात के 11 भी बज गए और 11:30 भी बज गए, मगर कीर्ति का फोन नहीं आया। कीर्ति का फोन ना आने से मुझे एक अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। मैं उसे फोन करना तो चाहता था, मगर फोन लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन अब मुझसे कीर्ति से बात किए बिना नहीं रहा जा रहा था।
कीर्ति के फोन आने का रास्ता देखते देखते 12 बज गए थे और अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि कीर्ति फोन नहीं करेगी। आखिर में मैंने उसे फोन करने का फैसला किया और उसे कॉल लगा दिया। रिंग तो जा रही थी मगर कीर्ति ने फोन नहीं उठाया। मैं उसे एक के बाद एक फोन लगाए जा रहा था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जब मैंने देखा कि 1:30 बज गया है तो मैंने फोन लगाना बंद कर दिया। अब मुझे कीर्ति पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि वो इतनी जल्दी सो गई हो, कम से कम एक बार तो मेरा फोन उठा सकती थी। अब कुछ भी हो जाए मैं उसे फोन नहीं लगाऊंगा। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद नहीं आई और सुबह के 6 बज गए। तब तक मेरा गुस्सा भी शांत हो चुका था। मैंने सोचा अब कीर्ति भी उठ गई होगी और शायद उसका गुस्सा भी कम हो गया हो। यही सोचकर मैंने उसे फोन लगा दिया मगर अभी भी उसने फोन नहीं उठाया। मैंने 8 से 10 बार कॉल किया लेकिन जब फोन नहीं उठा तो मैंने सोचा कि अब उससे आमने सामने बात करना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर मैं उठ गया और फ्रेश होकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल निकल गया। स्कूल पहुंचकर मैंने अपनी छुट्टी का आवेदन दिया और फिर लंच टाइम में स्कूल से निकल आया। लंच के बाद मैं कीर्ति के स्कूल चला गया और उसकी छुट्टी होने का इंतजार करने लगा। 1 बजे कीर्ति का स्कूल छूटा। मैं उसे देखता रहा मगर वो नजर नहीं आई। तभी मेरी नजर नितिका पर पड़ी तो मैंने नितिका को रोका। मैं बोला, कीर्ति कहाँ है? क्या आज वो स्कूल नहीं आई? नितिका बोली, वो तो कल से स्कूल नहीं आ रही। मैं बोला, क्यों, क्या हो गया उसको? नितिका बोली, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, क्यों? क्या तुमने उसे फोन करके पता नहीं किया? नितिका बोली, उसका परसों फोन आया था कि वो कल स्कूल नहीं आएगी और उसने मुझे घर फोन लगाने से भी मना किया था, इसलिए मैंने पता नहीं किया। मैं समझ गया कि नितिका की हमारे घूमने जाने के पहले ही कीर्ति से बात हुई थी। उसके बाद उसकी कीर्ति से कोई बात नहीं हुई, इसलिए मुझे अब उससे और कोई बात करना बेकार लगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं कीर्ति से फोन पर बात कर लूंगा। इतना कहकर मैं वापस घर आ गया। घर आकर मैंने कीर्ति को कॉल लगाया। कॉल लगाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की धड़कनें ही रोक दी हो। कीर्ति का मोबाइल बंद बता रहा था। अब मेरे पास बस एक ही काम बचा था, हर 5 से 10 मिनट बाद कीर्ति को कॉल लगाना, मगर हर बार मुझे निराशा ही हाथ लग रही थी। मुझे मुंबई जाने की अपनी तैयारी भी पूरी करनी थी मगर मेरा किसी बात में कोई मन ही नहीं लग रहा था। मेहुल ने भी 1-2 बार मेरी चलने की तैयारी के बारे में पूछा पर मैंने उससे कह दिया कि मेरी चलने की सारी तैयारियां हो चुकी है, जबकि हकीकत में तो मुझे कुछ भी कर पाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। 2 दिन से मेरा सारा दिल और दिमाग सिर्फ एक ही चीज में लगा था, वो था कीर्ति से कैसे भी बात करना। मैं उसका मोबाइल बंद रहने के बाद भी उसे कॉल लगाए जा रहा था। यही सब करते करते पता ही नहीं चला कि कब दिन बीत गया और कब रात हो गई, लेकिन हर बार उसका मोबाइल बंद ही आ रहा था। रात के 10:30 बज चुके थे और उसका मोबाइल अभी भी बंद बता रहा था। इससे मैं पूरी तरह निराश हो गया था। अब जबकि पूरा दिन और आधी रात तक उसका मोबाइल चालू नहीं हुआ तो फिर मुझे उसका मोबाइल चालू होने की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही थी। लेकिन मैं गलत था। मैंने टाइम देखा, रात के 11 बज चुके थे। मैंने बेमन से कीर्ति को कॉल लगाया। कॉल लगते ही मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उसका मोबाइल चालू था। मैं कॉल लगाता रहा पर उसने कॉल नहीं उठाया, मगर अब मैं जानता था कि ये 11 बजे के बाद सिर्फ मेरे लिए चालू हुआ है। ये देखकर मेरे चेहरे पर पूरे 2 दिन बाद रौनक नजर आई थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।